नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पिछली वाली क्लास में मैं आपको राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां और अध्यादेश की शक्तियां पढ़ा चुका हूं। इससे पिछली वाली क्लास में पूरा का पूरा राष्ट्रपति पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां, बोलो या इनको आपातकालीन प्रावधान भी कहते हैं। इमरजेंसी पावर बोलो या इनको इमरजेंसी प्रोविजंस भी कहते हैं, जिनका जिक्र भारत के संविधान के भाग 18 में है। 25 भाग है टोटल, उसमें से भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है और इसमें अनुच्छेद जाएंगे 352 से लेकर 360 तक। ये रेंज है 352 से 360 आपातकाल के अनुच्छेद माने जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ इमरजेंसी। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपातकाल शब्द का मतलब क्या होता है। आपातकाल का मतलब होता है जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जब देश पर कोई खतरा मंड रहा है, जब देश के अंदर कोई बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, आंतरिक अशांति आ गई है, तो जब देश बुरे समय से गुजर रहा हो, उस परिस्थिति को हम आपातकाल कहते हैं। और आपातकाल विशेषतः 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352। एक होता है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, जिसको सामान्य भाषा में हम नॉर्मल भाषा में प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो राज्य आपातकाल का ही दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। इसका जिक्र है अनुच्छेद 356 में। 356 के माध्यम से राष्ट्रपति इसको लगाता है। और वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका अनुच्छेद है 360। तो 352 से लेकर 360 में 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इनके माध्यम से भारत का राष्ट्रपति तीनों प्रकार की इमरजेंसी लगाता है, तीनों प्रकार के आपातकाल लगाता है। 352 भारत के राष्ट्रपति को पावर देता है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की। अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को पावर देता है राज्य आपातकाल घोषित करने की। और अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को पावर देता है वित्तीय आपातकाल घोषित करने की। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 क्यों लगाएंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है पूरे के पूरे देश में आपातकाल घोषित करना। किसी एक राज्य या 2 राज्यों में नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी 1 या 2 राज्य में लगाना, तो उसको राज्य आपातकाल बोलते हैं। पूरे के पूरे देश में एक साथ आपातकाल घोषित करना राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। क्यों लगाएंगे? जब भारत की सिक्योरिटी को खतरा होगा, जब भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। कैसे हो सकता है भारत की सुरक्षा को खतरा? इसके 3 बेस है, 3 आधार हो सकते हैं। पहला, हम युद्ध की स्थिति में हो, हम किसी से युद्ध लड़ रहे हो, है ना। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाह्य आक्रमण करे हमारे ऊपर। तो सबसे पहले दोनों शब्दों को समझ लो कि युद्ध और बाह्य आक्रमण में अंतर क्या होता है। युद्ध का मतलब होता है जब दोनों देश ऑफिशियली, औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करते हैं और बोलते हैं कि आजा कर लेते हैं, दो हाथ जंगा फटका के। जब दोनों देश एक साथ युद्ध की घोषणा कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसको हम कहते हैं युद्ध। और एक होता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है एक देश ने आक्रमण कर दिया, दूसरे देश ने अभी नहीं किया है। जैसे चाइना बार बार एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाता है हमारे ऊपर, है ना, बार बार हमारे ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश करता है। तो बाह्य आक्रमण का मतलब एक देश आक्रमण करे, और युद्ध का मतलब दोनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दे। तीसरी परिस्थिति क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। अब इस बात को समझना है। इस बात का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति की वजह से जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी। देखो, बिल्कुल बेसलेस आधार था, बिल्कुल गलत आधार था। इंदिरा गांधी को इस आधार पर इमरजेंसी लगानी नहीं चाहिए थी। इंदिरा गांधी ने आधार क्या दिया आपको पता है? इंदिरा गांधी ने कहा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, और अगर उसकी सरकार गिरेगी तो फिर दंगे फसाद होंगे, जो कार्यकर्ता है वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, देश में डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए मैं इमरजेंसी लगा रही हूं। अरे क्यों लगा रही हो इमरजेंसी? क्यों लगाई थी इमरजेंसी? सिंपल सी बात है, विपक्ष दल का काम या विपक्षी पार्टी का काम यही होता है कि टांगड़ी पकड़ के खींचना और खुद उसकी कुर्सी पर जाकर बैठना। विपक्ष का काम ही होता है जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी आलोचना करना, उसको नीचे गिराना, तभी तो उसका नाम विपक्ष है, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर आए दिन इस आधार पर हम इमरजेंसी लगाएंगे कि भाई अपोजिशन पार्टी मेरी सरकार को गिराना चाहती है, देश में दंगे फसाद हो जाएंगे, आंतरिक अशांति फैल जाएगी, तो मैं इमरजेंसी लगाऊंगी, बिल्कुल गलत है। उसके बाद आपको पता है इसी वजह से 1977 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली जाती है और उसके बाद में पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आती है। ऐसी गवर्नमेंट जो बिना कांग्रेस पार्टी के बनती है, और वो जनता दल की गवर्नमेंट थी। प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने फिर इस शब्द की जगह नया शब्द पलटा और उन्होंने कहा इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हम
आपातकाल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह की वजह से आपातकाल लगाएंगे। तो मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आधार पर इस शब्द को बदल दिया गया है और आजकल जो शब्द है वो है आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह का मतलब हमें यह मानना कि जब हमारी आम जनता या हमारी पुलिस या हमारी आर्मी जिस दिन हथियार उठाकर गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो जाएगी, उस स्थिति को हम बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन का मतलब है कि हमारी आम जनता या हमारी पुलिस या हमारी आर्मी जिस दिन हथियार उठाकर गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो जाएगी, उस परिस्थिति को बोलेंगे हम आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह। तो आजकल ये तीन आधार चलते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आर्म्ड रिबेलियन, और इसको बदला है मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इमरजेंसी लगाते कैसे हैं, इमरजेंसी का अप्रूवल कैसे होता है, संसद अनुमति कैसे देती है, ठीक है, कैसा बहुमत चाहिए इसके लिए। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, प्रोक्लेमेशन देगा, और उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की है उसके 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से हमें समर्थन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, अनुसमर्थन चाहिए, ठीक है, यहां से मंजूरी चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन राष्ट्रपति ने घोषणा की है उससे 1 महीने के अंदर अंदर। अब बात करते हैं कि बहुमत कैसा चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया, संसद के दोनों सदनों से हमें क्या चाहिए? मेजोरिटी में बहुमत चाहिए। अब इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो सदन की कुल क्षमता का 50% से अधिक, जैसे राज्यसभा में 245 है तो 245 का 50% से ज्यादा हमें चाहिए। 50% कर लो प्लस 1 ज्यादा और आ जाना चाहिए, काम हो जाएगा। लोकसभा की कुल क्षमता कितनी है? 543, तो 543 का 50% कर लो प्लस उससे 1 ज्यादा ले लो, ठीक है। तो सदन की कुल क्षमता का 50% से अधिक, इन दोनों सदनों की जो भी कुल क्षमता है इसकी 245 है तो इसका 50% से ज्यादा चाहिए हमें, और इस लोकसभा की है 543, इसका 50% से ज्यादा। या एक तरीका और है, प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 विशेष बहुमत। जितने भी मेंबर प्रेजेंट है, आप सभी को पता है कि सारे के सारे राज्यसभा में हमेशा 245 नहीं आते, लोकसभा में हमेशा 543 नहीं आते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग उस सदन में मौजूद हैं उस संख्या का हमें 2/3 बहुमत चाहिए। जैसे मान लो कि राज्यसभा है, राज्यसभा में मान लो कि 200 ही लोग आए हैं, 245 नहीं आए हैं, तो इन 200 का 2/3 हमें चाहिए, इतना बहुमत चाहिए। तो प्रेजेंट वोटिंग का, जितने लोग प्रेजेंट है उनका 2/3 विशेष बहुमत चाहिए। प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो इन 2 तरीके से हम बहुमत ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ये दोनों सदन मौजूद है तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर समर्थन दे देंगे, बहुमत मिल जाएगा किसी भी प्रकार से, तो समर्थन मिलने के बाद ये 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक परिस्थिति बन सकती है, राज्यसभा तो हमारा स्थायी सदन है, ये तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन कई बार लोकसभा भंग रहती है या सत्र में मौजूद नहीं रहती है। तो ऐसी परिस्थिति जब हमारी लोकसभा, जब हमारा निम्न सदन या तो भंग है, डिसॉल्व है, क्योंकि हर 5 साल में हम इसको भंग कर देते हैं, आपको पता है, या नॉट इन सेशन, सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, काम नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में क्या करना है? राज्यसभा का तो हम बहुमत ले लेंगे, राज्यसभा से तो 1 महीने के अंदर अंदर बहुमत ले लेंगे, लेकिन जब भी लोकसभा वापस सत्र में लौटेगी, जब भी इसकी पहली असेंबली लगेगी, जब भी लोकसभा की पहली सभा लगेगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या मिल जाना चाहिए? रेटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। जब भी लोकसभा सत्र में लौटेगी, लौटने के 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा द्वारा अगर समर्थन कर दिया जाएगा तो ये 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या करना है? जब लोकसभा भंग है या सत्र में नहीं है, राज्यसभा का तो 1 महीने के अंदर समर्थन करवा लेंगे, यहां से तो मिल जाएगा, ये तो परमानेंट हाउस है। लोकसभा जब भी सत्र में लौटेगी 30 दिन के अंदर अंदर उससे भी समर्थन लेने के बाद ये 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं तो इसको 6-6 महीने, 6-6 महीने, 6-6 महीने बार बार बढ़ाकर कितने भी टाइम पीरियड तक ले जाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट लिख रखा है मैंने। इंदिरा गांधी ने जो उद्घोषणा की थी, इंदिरा गांधी ने जो
राष्ट्रपति शासन, सॉरी, इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था 1975 में, वो खुद की मर्जी से लगवाया था। वहां पर मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की सलाह ली ही नहीं थी। इसके बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह कहा कि हमें क्या करना है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो जो कैबिनेट है या हमारा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट का मतलब जो मेन जो हमारे मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, जो भी हमारा कैबिनेट या मंत्रिमंडल है, उसकी रिटर्न एडवाइस पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। तो एक नई चीज है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मोरारजी देसाई ने यह नया प्रावधान किया है कि राष्ट्रीय आपातकाल तभी घोषित किया जाएगा जब जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट है उसकी रिटर्न एडवाइस हो, लिखित सलाह हो, तभी घोषित किया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल से देश में होगा क्या? तो पहला प्रभाव है, भारत का जो संघात्मक ढांचा है ना, वो एकात्मक हो जाएगा। संघात्मक या फेडरल, संघात्मक को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल, एकात्मक को कहते हैं यूनिटरी। संघात्मक या फेडरल का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। राज्य और केंद्र सरकार अपने हिसाब से अपने अपने एरिया को चला रहे हैं। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा है और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ये सारी की सारी पावर किसके पास चली जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार के पास चली जाएगी, केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? एकात्मक। तो राज्यों की पावर छीनकर किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। तो जो हमारा संघात्मक ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, वो एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है और वो कुछ भी कर सकती है उस परिस्थिति में, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। दूसरा, केंद्र की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब राष्ट्रीय आपातकाल है तो राज्यों की पावर किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार जो नियम कानून बनाएगी वही देश में लागू होंगे, तो केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट पावर विल बी एक्सटेंडेड। तीसरा, राष्ट्रपति का राज्य को निर्देश। अब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हो जाएगा। मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति जो भी राज्य को निर्देश देगा वो राज्य को मानना पड़ेगा। ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाए जा सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। 3 प्रकार की सूची होती है भाई। एक तो संघ सूची होती है, यूनियन लिस्ट, एक होती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिनके ऊपर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। राज्य सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिनके ऊपर राज्य सरकार नियम कानून बनाती है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट भारत देश के अंदर जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है। तो शुरुआत में ये तो 97 थे, ये 66 थे, ये 47 थे। तो अब देखो, राज्य सूची के विषयों पर भी ये जो 66 विषय राज्यों के पास है, इन पर भी केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाएगी। ये है कहने का मतलब। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ा सकते हैं और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार का कार्यकाल 5 साल से 7 साल कर लिया था भाई। इंदिरा गांधी ने अपने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 7 साल कर लिया था। कैसे किया होगा इंदिरा गांधी ने? देखो, 1 साल तो ऐसे बढ़ जाता है। आपातकाल के दौरान 1 साल का कार्यकाल हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक बार का मतलब है कि 5 साल में 1 बार। एक लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, उसमें 1 बार बढ़ा सकते हैं। तो 5 तो ये, और आपातकाल की वजह से 1 और बढ़ गया। ठीक है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने एक और काम कर दिया था, 42वां संविधान संशोधन 1975। और 42वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने क्या किया था? लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर लिया था। आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने ज्यादती की है देश के साथ, बहुत ज्यादा। इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से जो लोकसभा का कार्यकाल है ना, उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर लिया था। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल तो वो, और एक बार में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। तो एक ये हो गया, कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। ठीक है। तो आप क्या बताओगे एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर लिया था। तो 6 साल तो ये हो गया।
और 1 साल राष्ट्रीय आपातकाल की वजह से बढ़ाकर 7 साल कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, और इसी वजह से मैडम को फिर खामियाजा भुगतना भी पड़ा और 77 में उनकी गवर्नमेंट चली गई। ठीक है, अनुच्छेद 358 क्या कहता है? अनुच्छेद 358 कहता है कि जो अनुच्छेद 19 है ना, वो अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। केवल 2 केस में होगा ये, पहले वाले 2 केस, युद्ध की स्थिति में और बाह्य आक्रमण की स्थिति में। ये जो तीसरे वाला केस है ना, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, उसके लिए नहीं है ये। शुरुआत के जो दोनों केस है ना, युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में जैसे ही इन दोनों वजह से, युद्ध की वजह से या बाह्य आक्रमण की वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, तो अनुच्छेद 19 अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। ये काम भी किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से कहा गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में आपको पता है कि 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार मौजूद है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अनुच्छेद 359 क्या कहता है? अनुच्छेद 359 कहता है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 बरकरार रहते हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? देखो, अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है? क्राइम करने पर, नियम कानून तोड़ने पर, अपराधियों को पकड़ना, चोर उचक्के गुंडे मवालियों को पकड़ना, अनुच्छेद 20। तो भले देश में आपातकाल है, इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन इन चोर उचक्कों बदमाशों को कैसे छोड़ सकते हैं? देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो जाएगा? आपातकाल लगा हुआ है, चोरों को भी छुट्टी दे रखी है कि बलात्कार करो, रेप करो, अपहरण करो, दुकान लूटो, मारपीट करो। ये कैसे पॉसिबल है? तो आपातकाल की परिस्थिति में 20 को निलंबित नहीं किया जाएगा और 21 को भी निलंबित नहीं किया जाएगा। 21 में तो भाई हमारी जिंदगी जीने का अधिकार है, इसको तो सरकार छीन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान इन दोनों को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 359 कहता है। उसके बाद एक और चीज समझो, इंदिरा गांधी ने कम ज्यादती की है क्या? 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इंदिरा गांधी ने एक और संविधान संशोधन किया था, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और उन्होंने कहा था जो आपातकाल या इमरजेंसी है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है देश के अंदर जो भी कामकाज हमारी संसद करती है उसकी समीक्षा की जाए, कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, आधार देखा जाए कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, सही तरीके से किया या नहीं किया है, ये करना जरूरी था या करना जरूरी नहीं था। तो आपातकाल या इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया कि न्यायालय इसकी जांच कर ही नहीं सकता, न्यायालय में इसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसको सुधारना पड़ा मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई ने फिर से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से क्या किया? ये जो आपातकाल है, ये जो इमरजेंसी है, इसको वापस से न्यायिक समीक्षा के अंदर लेके आए कि भाई इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मैडम जो करके गई थी बिल्कुल गलत करके गई थी, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है, बेसलेस है, निराधार है, आधार गलत तरीके से लगाया गया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो फिर से इस गलती को किसने सुधारा है? मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई ने। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने जो गलतियां की थी उसको सुधारने का काम किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? वो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी है, 2.5-3 साल टिकी है, लेकिन उस 2.5-3 साल में इंदिरा गांधी ने जो भी गलतियां की थी उनको सुधारने का काम किया मोरारजी देसाई ने। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक देश में 3 बार लग चुका है। कब कब, क्या कारण था और कब समाप्त किया गया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया, और इसको हटाया कब गया? 10 जनवरी 1968 को। 62 में लगाया, 68 में हटाया, इतना लेट क्यों भाई? अरे भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध भी तो हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली बार युद्ध हुआ था 1965 में सही तरीके से। अच्छा, 62 में जब हम युद्ध हार गए चाइना से, तो पाकिस्तान को लगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं, क्यों ना अटैक कर दे भारत के ऊपर और भारत को जीत लेते हैं, वापस से भारत बनेगा पाकिस्तान, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। भले हम चाइना से हार गए हैं, लेकिन ये फालतू आदमी 1965 में हमारे ऊपर अटैक किया और बुरी तरीके से हमने इसको हराया। तो उसी वजह से फिर 65 में युद्ध कर लिया हमने, तो फिर शांति धीरे धीरे होती गई और हमने फिर इसको
1968 में हटाया है। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया हमने? भारत पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा गया है 1971 का युद्ध, जब बांग्लादेश अलग हुआ था 3 दिसंबर 1971 को। इसको हटाया हमने 1977 में, 21 मार्च 1977 में। और तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से, ये कहकर कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल है, उसकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, गवर्नमेंट गिरेगी तो देश में अशांति फैल जाएगी, दंगे फसाद होंगे, इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाएगा। इसलिए मैं सभी नेताओं को पकड़ पकड़ कर 3-3 महीने के लिए जेल में डाल रहा हूं। और जेल में भी कैसे डाला? प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार फंडामेंटल राइट पढ़ के देखना। शक के आधार पर पकड़ना और 3 महीने तक बेल नहीं मिलती है। सारे के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने। तो आंतरिक अशांति की वजह से 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने फिर से इमरजेंसी लगाई और इसको भी 1977 में हटाया गया। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक बात बताओ, जब 1971 में इमरजेंसी लगी हुई थी तो 1975 में इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्या महसूस हुई? जब ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई है 1971 में, तो 75 में इमरजेंसी क्यों लगाई? उसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। आप बच्चे के लिए खिलौना लेके आते हैं, एक छोटा सा खिलौना लेके आते हैं। पहले दिन सारे दिन वो खिलौने से खेलता है, खाते पीते सोते जाते उठते बैठते कुछ भी याद नहीं रहता, खाना पीना पढ़ाई लिखाई सोना सब छोड़ देता है, सारे दिन खिलौने से खेलता है। दूसरे दिन फिर वो खाना पीना स्टार्ट करता है, ठीक है, खिलौने से थोड़ा कम खेलता है। तीसरे दिन फिर वो सोना भी स्टार्ट कर देता है, खिलौने से और थोड़ा कम खेलता है। चौथे दिन फिर वो स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे, कहने का मतलब यह है कि समय के साथ साथ जो प्रभाव पहले दिन था वो धीरे धीरे घटता जाता है। वैसा यहां पर है। 1971 में जब सोचो इमरजेंसी लगाई होगी तो प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, स्कूल कॉलेज आना जाना काम धंधे सब बंद। 1972 आते आते प्रभाव थोड़ा कम, 73 में और प्रभाव कम, 75 आते आते ऐसा लगा ही नहीं कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ भी है ना। 75 में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ भी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि लोगों को फील ही नहीं हो रहा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है देश में। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि कराओ भाई इनको फील, राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। तो 1975 में फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। इसलिए इन दोनों को कब हटाया है? 21 मार्च 1977 को। इन दोनों राष्ट्रीय आपातकालों को हमने कब हटाया है? 21 मार्च 1977 को हटाया। तो ये तो था आपका राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम बात करते हैं राज्य आपातकाल की। राष्ट्रपति शासन के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 356। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के माध्यम से क्या लगाता है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाता है। मैंने एक और अनुच्छेद लिख रखा है इसके बगल में, 365। 365 का यहां पर जिक्र मैंने इसलिए किया है, 365 ये कहता है कि अगर किसी राज्य में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग चुका है और केंद्र सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी उन नियम कानूनों की पालना करनी पड़ेगी उस राज्य को। उस राज्य को जो भी केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उन नियम कानूनों के लिए मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, उसको पालन करना ही है। यह जिक्र है बेटा 365 में। राष्ट्रपति लगा सा किसके माध्यम से है? इसके माध्यम से। मेन आर्टिकल आपका यही है। अब देखो एक स्पेशल बात और समझो, दिल्ली और पौंडीचेरी। देखो दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है तो ये केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तो नहीं है ना। तो राज्यों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 356। और केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा मौजूद है। विधानसभा मतलब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, विधानमंडल है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 339 AB। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में हमें क्या लगाना है? राष्ट्रपति शासन लगाना है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा मौजूद है उसके लिए अनुच्छेद काम में आता है, अनुच्छेद 339 AB, क्योंकि ये राज्य नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि क्यों लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ये जो संवैधानिक मशीन है उसका असफल हो जाना। जो राज्य चल रहा है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अगर राज्य को नहीं चला पा रही है, दंगे फसाद हो गए, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गया, विषम परिस्थितियां बन गई, तो उस परिस्थिति में उस राज्य का गवर्नर या राज्यपाल, या अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर,
ये लोग रिटर्न रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को। ये लिखेंगे कि भाई जिस राज्य का या जिस केंद्र शासित प्रदेश का मैं राज्यपाल या उपराज्यपाल हूं, उस राज्य में जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है वो राज्य को सही तरीके से चला नहीं पा रही है, उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है परिस्थितियां, तो आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है किसी राज्य की, संवैधानिक मशीन जो वहां की लोकल गवर्नमेंट वो चला पाने में सक्षम नहीं होती है, उस परिस्थिति में हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और वो भी रिटर्न रिपोर्ट किसकी? गवर्नर की रिटर्न रिपोर्ट। राज्य है तो गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है, कैसे कैसे लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल मिलता है, समर्थन कैसे लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाएगी, भारत का प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाएगा गवर्नर की रिपोर्ट के बाद, अगर उनको ऐसा लगता है पीछे से मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर, ठीक है। तो जिस दिन राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, 2 महीने के अंदर अंदर हमें लोकसभा और राज्यसभा से समर्थन मिल जाना चाहिए। जिस दिन राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है, उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये 1 महीना था और राज्य आपातकाल के लिए 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर अंदर रेटिफिकेशन अनुसमर्थन मिल जाना चाहिए इन दोनों सदनों का। और इसके लिए अगर हम बहुमत की बात करें तो इसके लिए हमें सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की, ठीक है, या कुल क्षमता की जो 50% है उसकी जरूरत नहीं होती है। यहां पर हमें 50% चाहिए, प्रेजेंट वोटिंग का 50% चाहिए। प्रेजेंट वोटिंग का मतलब होता है कि जितने लोग प्रेजेंट है सदन में, आप सभी को पता है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सारे के सारे मेंबर तो किसी दिन नहीं आते हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं उसका 50% से अधिक बहुमत चाहिए, इसको हम बोलते हैं सामान्य बहुमत। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे तो क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे था कि कुल क्षमता का 50% से अधिक। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए राज्यसभा का, कुल क्षमता राज्यसभा की 545 का 50% से अधिक, ये तो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल का है। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको एक और बताया था, दूसरा बहुमत भी लिया जा सकता है। दूसरा बहुमत है जितने भी लोग प्रेजेंट है, मान लो 200 लोग प्रेजेंट हैं, तो इन 200 लोगों का 2/3 विशेष बहुमत। ये दोनों तरीके मैंने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बताए थे, और राज्य आपातकाल के दौरान बता रहा हूं कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मान लो 200 लोग प्रेजेंट हैं, इसका हमें 50% से ज्यादा चाहिए। यहां पर टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा है, और यहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% से ज्यादा होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज है ये। दूसरा, तो 2 महीने के अंदर अंदर अगर सामान्य बहुमत से दोनों सदन इसको समर्थन दे देंगे तो 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति भी देख लेते हैं, मान लो कि लोकसभा उस टाइम पीरियड में भंग है या सत्र में नहीं है, लोकसभा अस्थायी सदन है, यह भंग हो सकता है या सत्र में नहीं हो सकता है। उस परिस्थिति में क्या होगा, जब भी लोकसभा सत्र में लौटेगी और जब भी इसकी पहली असेंबली होगी, जब भी इसकी पहली सभा होगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको लोकसभा से भी समर्थन मिल जाना चाहिए। अगर लोकसभा नहीं है, राज्यसभा तो अपना काम कर देगी, 2 महीने के अंदर अंदर समर्थन दे देगी। लोकसभा मौजूद नहीं है तो जब भी लोकसभा की पहली सभा होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर समर्थन दे देगी तो 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीना था, राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन था, यहां पर भी ये 30 दिन है, यहां पर ये सेम है। अब यहां पर मैंने एक चीज और लिखी है कि राज्य आपातकाल को या राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में ही, शुरुआत में 6 महीने की जगह 1 वर्ष के लिए भी हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। क्या आधार होना चाहिए, पहला आधार तो यह होना चाहिए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, या दूसरा इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि भाई हम चुनाव करा पाने में सक्षम नहीं है, ये जो राज्य है इसमें हम चुनाव करवा पाने में सक्षम नहीं है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये कहा गया कि भाई राष्ट्रपति शासन को हम शुरुआती टाइम में ही, शुरुआत में ही 6 महीने की जगह 1 साल के लिए भी लागू कर सकते हैं, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं। यह किया था इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से।
और अगर लगता है तो फिर 6 महीने राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू आगे तक ले जाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा नहीं है, कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा है 3 वर्ष। 3 वर्ष से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगातार नहीं लगा सकते। लेकिन इसकी धज्जियां उड़ गई थी पंजाब के टाइम पीरियड में। पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक, आपको पता है 87 से 92 तक लगातार 5 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन था। तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, ये इसका क्या है, अपवाद है। होना तो ये चाहिए कि किसी भी राज्य में लगातार 3 साल से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। लेकिन पंजाब के केस में आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक यहां पर क्या लगा था, 5 वर्ष तक यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 87 से लेकर 92 तक। अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव, क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखो, पहला प्रभाव राष्ट्रपति शासन का, राष्ट्रपति के पास सारी की सारी शक्तियां आ जाएगी। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा उस राज्य की सारी शक्तियां किसके पास चली जाएगी, राष्ट्रपति महोदय के पास चली जाएगी, वो सर्वे सर्वा हो जाएगा। दूसरा, राज्य विधानमंडल को भंग या स्थगित किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल का मतलब होता है बेटा ये, राज्य विधानमंडल में 2 सदन आते हैं। देखो, एक तो हमारी संसद होती है, केंद्र सरकार में संसद के भी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और विधानमंडल का शब्द का मतलब होता है कि 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। भारत में 28 राज्यों में से 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 28 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2-2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल को बाकी जो 22 राज्य बचे हैं, इन 6 राज्यों के अलावा जो 22 राज्य बचे हैं, वहां पर केवल विधानसभा ही देखने को मिलती है। केवल ये वाला सदन ही है, ये वाला सदन नहीं है। जैसे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है ना। तो 28 में से 22 राज्यों में एक सदन ही है। तो राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया जाएगा, चाहे एक सदन हो चाहे दोनों सदन हो, सबको भंग कर दिया जाएगा। या स्थगित भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, आगे खिसका भी सकते हैं। भंग करने का मतलब क्या होता है, सारे के सारे सदन को भंग कर दिया कि कामकाज बिल्कुल मत करो। और स्थगित का मतलब होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको ये बोल दिया कि कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, ठीक है, काम वाम मत करना। तो भंग या स्थगित किया जा सकता है। तीसरा, संसद उस राज्य के नियम कानून बनाएगी। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य के सारे नियम कानून कौन बनाएगी, हमारी संसद। और वो नियम कानून उस राज्य को मानने पड़ेंगे, ये इजाजत देता है कौन सा अनुच्छेद, ये इजाजत देता है 365। ये मैं आपको बता रहा था कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य से संबंधित जो भी नियम कानून बनाएगी उन नियम कानूनों को मानेगा कौन, राज्य। मानना जरूरी है, ये 365 कहता है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। कहां तक पहुंच गए भाई हम लोग, यहां पहुंच गए हम। अब हम देखते हैं कि भारत में कितनी बार राज्य आपातकाल लग चुका है। भारत में अब तक जब तक हम पढ़ रहे हैं 132 बार, टोटल 132 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और इन 132 में से 39 बार तो हमारी मैडम ने ही लगाया है। इंदिरा गांधी ने 132 में से 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। ज्यादातर राष्ट्रपति शासन तो इंदिरा गांधी ने उस केस में लगाया है कि किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है ना, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 67 में, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। 1980 और 92 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई थी। तो इंदिरा गांधी यही देखकर नहीं से, इंदिरा गांधी ने कहा कि क्यों, आखिर क्यों बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। तो 80 में तो इसलिए लगाया था, 92 में भी फिर इसीलिए लगा दिया गया पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। ठीक है, सबसे अधिक बार, नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे अधिक बार किसमें लगी है, मणिपुर में 10 बार। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में लग चुका है राष्ट्रपति शासन, 10 बार। कुछ किताबों में यूपी भी लिखा रहता है, यूपी में भी भाई 10 बार लग चुका है, इस बात का ध्यान रखना। यूपी में भी 10 बार लग चुका है, लेकिन ज्यादा बढ़िया आंसर कौन सा है, मणिपुर आपको बताना है। सबसे अधिक दिनों तक, अगर हम सारे के सारे दिनों को काउंट कर ले एक साथ, तो सबसे अधिक दिनों तक किस राज्य में लगा है। तो देखो,
पंजाब में वैसे तो अब तक 9 बार ही लगा है, लेकिन दिनों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? पंजाब में लगा 9 बार ही है, मणिपुर से तो कम ही है। लेकिन इन 9 बार के सारे दिनों को काउंट करेंगे ना तो लगभग ये 10 साल के बराबर हो जाएंगे। 3510 दिन तक लग चुका है, किसमें? पंजाब में। सबसे पहले किस राज्य में लगा? पंजाब में। पंजाब में जब पटियाला स्टेट को अलग करवाने की मांग की गई थी, पेप्सू लगा था, है ना। पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू अधिनियम आया था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। ऐसे राज्य जहां पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है वो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। बात करें अपने राजस्थान की, तो अपना राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन ला चुके भाई। एक बार तो 67 में, एक बार 77 में, एक बार 80 में और एक बार 92 में। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुके है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का अनुच्छेद 360, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के माध्यम से भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। यह पावर देता राष्ट्रपति को कि ऐसी स्थिति में वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करे। किस परिस्थिति में क्यों लगाया जाएगा वित्तीय आपातकाल? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता। भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो पैसे के मामले में स्थिरता है ना, वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा हो, कोई डेंजर हो जाए, है ना, स्थिरता बिगड़ जाए, डगमगा जाए, डावाडोल हो जाए, तख्ता हिल जाए, पैसा ना हो देश को चलाने के लिए। दूसरा, क्रेडिट ऑफ इंडिया, भारत की साख खतरे में हो। बाहर जो हमारे रिलेशंस हैं, हर एक देश अपने देश का विकास करने के, निर्माण करने के लिए बाहर से बहुत ज्यादा लोन लेता है। हमारी साख इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि बाहर से हमें कोई लोन ना दे। इसका प्रेजेंट एग्जांपल मैं देता हूं, पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका की हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि उसकी साख इतनी खराब है कि वो चाहते हुए भी बाहर से लोन नहीं ले सकता। अभी मैं थोड़े दिन पहले रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान की भी साख बहुत बेकार है। पाकिस्तान भाई साहब 13% पर लोन लेने के लिए पहुंच गए थे, किसी ने लोन नहीं दिया। यहां पर जापान हमें 1% पे लोन दे रहा है और पाकिस्तान को 13% पे लोन नहीं है, तो क्या है? साख खराब है। तो भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या वित्तीय स्थिरता को खतरा हो या क्रेडिट ऑफ इंडिया भारत की साख खतरे में हो, उस परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। करेंगे कैसे? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन देगा और उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर अंदर, इसका टाइम पीरियड भी कितना है? राष्ट्रपति शासन के लिए भी 2 महीना था यहां पर, इसके लिए भी 2 महीना है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये 1 महीना है, ये ध्यान रखना। तो 2 महीने के अंदर अंदर जब राष्ट्रपति ने घोषणा की है, इसके 2 महीने के अंदर अंदर अगर दोनों सदनों का समर्थन मिल जाता है, रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन मिल जाता है, तो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। और अगर इसके लिए हम बहुमत की देखें बात कि कैसा बहुमत चाहिए दोनों सदनों का, तो यहां पर जैसे राष्ट्रपति शासन के टाइम पे थे ना, प्रेजेंट जितने भी लोग प्रेजेंट है उस सदन में, उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि लोकसभा में 543 तो हमेशा नहीं आते हैं, कितने आए हैं आज? 400। तो 400 का 50% कर लो और इससे ज्यादा होना चाहिए, 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 5 ज्यादा, 10 ज्यादा। तो 50% से अधिक किसका? प्रेजेंट वोटिंग का, जितने भी सदस्य उपस्थित है उसका 50% से ज्यादा बहुमत होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये थोड़ा अलग है, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के टाइम पे केवल हमें सामान्य बहुमत चाहिए। जिस सदन में जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% से ज्यादा बहुमत को सिंपल बहुमत कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल बहुमत 2 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों से मिल जाएगा, तो 6 महीने के लिए ये लागू हो जाएगा। दूसरा, फिर वही केस, मान लो हमारी लोकसभा भंग है, काम नहीं कर रही है, या सत्र में मौजूद नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो उस परिस्थिति में जब लोकसभा भंग है, डिसॉल्व है, या सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो राज्यसभा तो मौजूद है, यहां से तो 2 महीने के अंदर अंदर समर्थन मिल जाएगा। लेकिन जब भी लोकसभा का सत्र लगेगा, उसकी पहली सभा या असेंबली होगी, 30 दिन के अंदर अंदर अगर समर्थन मिल जाएगा तो फिर ये 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। उस परिस्थिति को भी मैं आपको बता रहा हूं, जब लोकसभा मौजूद नहीं है, भंग है, तो जब भी लोकसभा लौटेगी, राज्यसभा से तो समर्थन ले लो 2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन जब भी लोकसभा लौटेगी, है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर समर्थन दे देती है तो 6 महीने तक ये लागू हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल की समय सीमा नहीं है, वित्तीय आपातकाल को 6 महीने 6 महीने 6 महीने आप कितने भी टाइम पीरियड के लिए बढ़ा सकते हैं, इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे राज्य आपातकाल मैंने यहां बताया था कोने में कि लगातार 3 साल से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल आप कितने भी टाइम पीरियड के लिए 6 महीने 6 महीने बढ़ाकर लगा सकते हैं।
वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा देश में? वित्तीय आपातकाल से सारी की सारी पावर किसके पास चली जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। और केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है फाइनेंशियल मैटर से संबंधित, जितने भी वित्तीय मामले हैं उस राज्य के, फाइनेंशियल मैटर है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का निर्देश या नोटिस दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये करो ये मत करो। दूसरा, मनी बिल, जितने भी मनी बिल है, पैसे से संबंधित बिल है। मनी बिल का मतलब आपको बता चुका हूं, पैसे से संबंधित बिल या टैक्स से संबंधित बिल, जिसमें पैसा खर्च होता है सरकार के खजाने से, तो सारे के सारे मनी बिल को क्या किया जाएगा? रिजर्व रख दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, भाई पैसा खर्च मत करो। पास होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मनी बिल अभी आया है, मान लो मनी बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद भी इसको रिजर्व रखा जा सकता है, रोका जा सकता है कि भाई पैसा खर्च मत करो, देश के वित्तीय हालात ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है। तीसरा, रिडक्शन इन सैलरीज, वेतन में कटौती कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, नॉर्मल कर्मचारी तो छोड़ो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कितना भी बड़ा पद हो देश का, वित्तीय आपातकाल के दौरान सैलरी में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकते हैं अगर ज्यादा ही हालत खराब है तो सारे के सारे प्रभाव वित्तीय आपातकाल के दौरान देखने को मिलेंगे। एक चीज जो आपको समझनी है, एक बार भी नहीं लगा है, इस लाइन का मतलब है कि भारत राज्य में अभी तक जब तक हम पढ़ रहे हैं एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत राज्य में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल तो 3 बार लग चुका है, राज्य आपातकाल 132 बार लग चुका है अलग अलग राज्यों में, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसी सिचुएशन आई जरूर थी भाई भारत में। 1991 में भारत में ऐसी सिचुएशन आई थी कि भारत के पास केवल 21 दिन, 3 सप्ताह का सामान खरीदने का पैसा बचा था। भारत के पास 3 सप्ताह तक देश को चलाने का खजाना बचा था, 21 दिन का खजाना बचा था 1991 में। लेकिन 2 लोगों की जोड़ी ने देश को बचा लिया। कौन? एक तो पीवी नरसिम्हा राव साहब और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इन दोनों को इतना आत्मविश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस हो तो इन दोनों जैसा कि नहीं, वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं करेंगे, भले ही 1 महीने से कम पैसा बचा है, हम संभाल लेंगे देश को, हम देश को पटरी पर ले आएंगे। तो आत्मविश्वास हो तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसा, और इन्होंने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किया है और देश को इस स्टेज पर लेके भी आए हैं। ठीक है, तो ये आपका था वित्तीय आपातकाल। अब देखो, आपातकाल की बड़ी आलोचना होती है भारत में कि आपातकाल गलत है। क्यों है गलत आपातकाल बार बार लगाना? उसका सबसे पहला रीजन है फेडरल स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रॉयड। फेडरल या जो संघात्मक ढांचा है हमारे देश का, संघात्मक ढांचे का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने तरीके से दोनों को चलाती है, इंडिपेंडेंट तौर पर चलाती है, दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर मौजूद है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, संघात्मक ढांचा है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपातकाल के दौरान आपको पता है सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एकात्मक ढांचा, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा देश का। यूनियन विल बी पावरफुल, केंद्र सरकार सबसे पावरफुल हो जाएगी, वो अपनी मनमानी पर उतर सकती है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या बन सकता है? डिक्टेटर बन सकता है। भारत का राष्ट्रपति के पास सारी की सारी पावर आ जाती है, पीछे से भले सारा का सारा काम तो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल या कैबिनेट करता है, लेकिन अंतिम पेन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। जब तक पेन नहीं चलाएगा मंत्रिमंडल का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति इस परिस्थिति में डिक्टेटर या तानाशाह बन सकता है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, देखो स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ना, देखो स्टेट इतना सक्षम होता है कि वो इंडिपेंडेंट रूप से अपने बलबूते पर राज्य को चला सकता है आराम से। तो स्टेट के पास पावर है, वो अपने तरीके से राज्य को चला सकता है। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर इतना डिपेंडेंट, इतना निर्भर होता नहीं है। जब आपातकाल लगाया जाता है तो राज्य की पावर किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास, केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार अपनी मनमानी करेगी, केंद्र सरकार पैसा दे या ना दे, कम दे बत्ती दे। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो राज्य वित्तीय तौर पर क्या थे? डिपेंडेंट नहीं थे केंद्र सरकार के ऊपर, वित्तीय तौर पर जो आत्मनिर्भर थे, अपने राज्य को चला पाने में सक्षम थे, उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छिन जाती है, केंद्र सरकार फैसला करने लग जाती है। ठीक है, अगला फंडामेंटल राइट,
ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये मीनिंगलेस हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट रद्द कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपको पता है कि क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो जब फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की है? डेमोक्रेसी विल बी डिस्ट्रॉयड। फंडामेंटल राइट है तो डेमोक्रेसी है। फंडामेंटल राइट ही मेन है डेमोक्रेसी के अंदर, आम जनता के मूलभूत अधिकार। तो जब फंडामेंटल राइट ही नहीं रहे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की है? सारा का सारा काम जब केंद्र सरकार कर रहा है तो फिर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र किस बात का? तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपातकाल के। तो आज हमने आपातकाल पढ़ा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।